हेलो एवरीवन। बेटा आज अपन ये टॉपिक पढ़ेंगे यूज ऑफ बेंचमार्क वाला। बेंचमार्क का टॉपिक आएगा आज। बेंचमार्क से पहले अपन जो पढ़े थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ मैं तुम्हें। मटेरियलिटी के बारे में अपन कई सारी चीजें पढ़े। आज अपन से कोई पूछ ले भाई मटेरियलिटी क्या होता है। देखो शुरुआत में अपन ने दो ऐसे की बात करी, वो पढ़े। दो ऐसे ने जो बात कही, एक तो 320 ने कही, एक तो 320 ने कही, ठीक है, मटेरियलिटी की बात जो यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस, अभी शॉर्ट में बोल रहा हूँ बिल्कुल, यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करे मिसस्टेटमेंट इंक्लूडिंग ओमिशन, ठीक है। उसके बाद 200 ने बात करी। 200 के बाद इंपॉर्टेंस पता पड़ी कि क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस के बाद उसको कहाँ अप्लाई करना है, ऑर्डर उसको दोनों जगह अप्लाई करना है, उसमें 5 जगह आ गई, ठीक है, प्लानिंग में भी परफॉर्मिंग में भी। और दो तरह के मिसस्टेटमेंट को, एक तो आइडेंटिफाई मिसस्टेटमेंट उसका इफेक्ट इवेल्यूएट करने के टाइम में, और एक वो वाला अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, ठीक है, उसका इफेक्ट इवेल्यूएट करने के टाइम में। एक का इफेक्ट ऑडिट में, एक का इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और फॉर्मिंग ओपिनियन में। ये 5 जगह अपन अप्लाई करते हैं किसको, मटेरियलिटी को। 5 जगह प्लानिंग परफॉर्मिंग, ठीक है, ये 2, और बाकी 2 इवेल्यूएशन वाली, उसमें 2 तरह के रिस्क आए। एक आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट, 2 तरह के मिसस्टेटमेंट आए, आइडेंटिफाइड और अनकरेक्टेड, ठीक है, अनकरेक्टेड, ये 2 तरह के मिसस्टेटमेंट आए। और लास्ट फॉर्मिंग ओपिनियन। इतनी जगह अप्लाई करते हैं, और यही रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की, उसको अप्लाई करना चाहिए प्लानिंग और परफॉर्मिंग में ऑडिट को, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़े कि क्या क्या मिलकर बनता है। तो एक तो मिसस्टेटमेंट, वो यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने वाला। फिर तुम जजमेंट लोगे मटेरियलिटी के बारे में, मटेरियलिटी के बारे में तुम जजमेंट लोगे, तो वो जजमेंट अबाउट मटेरियलिटी वो इफेक्ट होता है कई सारी चीज़ों से। एक तो सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस, एक साइज, एक नेचर, एक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, और एक वो कॉमन नीड ऑफ यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, कॉमन नीड। स्पेसिफिक इंडिविजुअल की नीड्स नहीं देखेंगे, आई बात समझ में, कॉमन की देखते, कॉमन नीड देखते। ये हो गया। इसके बाद अपन पढ़े, हाँ, ये भाई जो होता है ना, अभी जजमेंट अपन ने ऊपर लिया, ये 3 चीज का बेस बनता है। एंटी ऑफ रेप, रिस्क असेसमेंट का परफॉर्म करना, और एंटी ऑफ फेप, इन सब का बेसिस बनता है। उसके बाद अपन ने देखा कि एक बार अपन ने सेट कर लिया तो कोई रूल की बात नहीं है। एक बार ये सेट हो गया तो जरूरी नहीं है इससे कम वाला अमाउंट इमटेरियल रहे। ये जरूरी नहीं है कि इससे कम वाला अमाउंट अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट वो क्या होगी, इमटेरियल होगी। ये जरूरी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि सर्कमस्टांसेस भी अफेक्ट करते हैं। उसके बाद अपन ने देखा, वो अपन ने 5 चीज ऊपर पड़ी थी, 5 चीज। उसके बाद पीजे आया कि पीजे को अप्लाई करेंगे, और पीजे के बाद आया स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, ठीक है, और डिफरेंट पर्सपेक्टिव आया। चलो पीजे आया, 5 चीज ऊपर हो गई थी, 8 होनी चाहिए टोटल, 8, 5 ऊपर हो गई थी, 3 नीचे आई, टुकड़ों में दे रखा था इन लोगों ने। उस 3 में से एक पीजे है, पीजे अप्लाई करेगा, प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करेगा। पीजे के बाद एक है वो पर अलग डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अपन को किसी भी चीज को देखना है, किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना है। जैसे उसका इम्पैक्ट क्या होगा पीएनएल पे, बैलेंस शीट पे, और पीएनएल पे, बैलेंस शीट पे, और वो कैटेगरी के हिसाब से, कैटेगरी के टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल इनकम पे, ठीक है, जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और साथ में पिछले साल की करस्पॉन्डिंग फिगर के साथ क्या रिलेशन है उसका, ठीक है। सारे याद रहेंगे, नहीं से मतलब मैं बार बार रिवाइज करा दूंगा, ठीक। अब डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अपन को देखना है। डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी बड़ा सिंपल है यार। बैलेंस शीट है, पीएनएल है, इनकम है, एक्सपेंस है, 4 चीज तो ऐसे आ गई। बैलेंस शीट, पीएनएल, इनकम, एक्सपेंसेस, और वो पिछले साल की करस्पॉन्डिंग फिगर्स, ठीक है। उसके बाद स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट अगर है डिस्क्लोजर की, तो बाहर में गई वैल्यू, इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू अमाउंट मटेरियल होता है, ठीक है। वो अपन ने उसके 2 केस भी पढ़े थे, वो तो एग्जाम्पल थे बस। 1% और 1 लाख, विच एवर इज हायर, और 5% मोर देन 5% शेयर होल्डिंग हो जिसके पास, उसे डिस्क्लोज करना पड़ता है। स्पेसिफिकली डिस्क्लोज करते हैं नंबर ऑफ शेयर हेल्ड, ठीक है। याद है बेटा तेरे को पूरा, आज सुना देगी ना तू, पक्का। उसके बाद का याद नहीं है। तुम लोगों से मैंने कई बार कहा है कि तुम लोग जब अगली क्लास में आओ, सारे बच्चों की बात करो, सारे बच्चों की। तुम लोग, मेरे को जितने बच्चे तुम बैठे हो ना सारे, आज सारे बच्चे कोई भी यहाँ तक पढ़ के नहीं आए जहाँ तक अपन ने पढ़ा है, ठीक है। बहुत ज़रूरी था, रीड करके आया ही करो,
तुम लोग समझो कि जो दीवार तुमने खड़ी करी है पढ़ के, ठीक, उसके बाद बिना पानी डाले उस पर और खड़ी कर दोगे तो गिर जाएगी सारी दीवारें। क्या बोला मैं तुम्हें? वो दीवार बनाता है ना, जो आता है घर बनाए कंस्ट्रक्शन का काम करने जो आते हैं, वो देखना कभी भी कंस्ट्रक्शन काम करेंगे ना तो वो सारी दीवार बनाएंगे जितनी बन रही है, मगर इतनी इतनी सी बनाएंगे, समझे? इतनी इतनी सी बनाएंगे। वो कभी भी जीवन में कंस्ट्रक्शन में ऐसे दिखेगा नहीं कि एक साथ ही वो पूरी दीवार बना के खड़ी कर दी ईंट होगी, पॉसिबल ही नहीं है। वो ऐसे नहीं बोलेंगे अब उनको 4 दीवार बनानी है, 1 2 3 ऐसे 4 दीवार बनानी है, तो ऐसे नहीं करेंगे। वो केवल एक दीवार खड़ी कर दे, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर चौथी, चारों ही बनाएंगे मगर आधी आधी, जितना भी टाइम मिला उनको, पहले दिन में उनको जितना भी टाइम मिला बनाएंगे तो थोड़ी ही बनाएंगे, जरा सी बनाएंगे, फिर उसको पानी डालते रहेंगे, फिर दूसरे दिन आएंगे, फिर उसको पानी करेंगे, फिर थोड़ी सी बनाएंगे उसके ऊपर, बस थोड़ी सी, फिर पानी करेंगे, फिर दूसरे दिन आएंगे, फिर पानी करेंगे उसके ऊपर, ऐसे करके बनाते। अब तुम क्या कर रहे हो? जो सब्जेक्ट तुमने पढ़ा, जैसे ऑडिट पढ़ा तुमने कल, दोबारा पढ़ लिया आज, तो ये बस दीवार पे दीवार बन रही है, वो मजबूत नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो पूरी गिर जाएगी एक साथ ही, पूरा खत्म हो जाएगा चैप्टर नंबर 3 पूरा। इसीलिए ऐसा काम मत करो। नीचे की दीवारें स्ट्रॉन्ग बन चुकी है, बेस बिल्कुल तुम्हें पता है, IR क्या है, CR क्या है, DR क्या है। IR के 3 पॉइंट पता है, CR में 2 पॉइंट, अपन 1-2 पॉइंट जो पढ़े एफिशिएंसी वगैरह वाला वो पता है तुम्हें, ठीक है। इन्वर्स रिलेशन वाला पता है, ऐसे तुम्हें उसके बारे में पता है, DR के बारे में, ठीक है। सैम्पलिंग नॉन सैम्पलिंग पता है, और 3 केस वाले पता है तुम्हें, ठीक है। तो ये अच्छी स्ट्रॉन्ग है। इसके ऊपर अब जो ही चीज़ चल रही है उसे भी स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक। और ऐसे ही तुम्हारी पढ़ाई भी होती है। तुम्हें कभी ऐसा बोलता है कि तुम 5-6 घंटे रुकते हो यहाँ पर, तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ लो 5-6 घंटे, हर अलग अलग सब्जेक्ट आते हैं ना, अलग, ये दीवार ये दीवार, ये पढ़ाने का तरीका भी कंस्ट्रक्शन की तरह होता है, बिल्कुल सेम। तुम्हें नए नए सब्जेक्ट कितने पढ़ा सकते हैं दिन भर में, लेकिन तुम्हें एक ही सब्जेक्ट पूरे दिन भर नहीं पढ़ा सकते, ये रूल है। एक दीवार पूरे दिन भर में नहीं बन सकती, ये चीज़ समझो तुम लोग। स्टेट के फॉर्मूले को एक दिन में याद नहीं कर सकता बच्चा पूरा, वो करने जाए बोले पूरा स्टेट का फॉर्मूला एक दिन में कर लूँगा, ऐसे नहीं होता। और घर में भी ऐसे पढ़ाई कभी मत करना, घर में हर सब्जेक्ट को टाइम देना। अगर कोई बच्चा इनकम टैक्स लेके बैठा है तो इनकम टैक्स ही पढ़ता जा रहा है, लॉ लेके बैठा है वही पढ़ता जा रहा है, ऑडिट लेके बैठा है ऑडिट ही पढ़ रहा है, कॉस्टिंग लेके बैठा है वही पढ़ रहा है, ऐसी पढ़ाई मत करना। जैसा तुम लोग क्लास में पढ़ते हो ना, वैसा ही तुम घर पे पढ़ना। तुम समझो बात, जिसकी एफिशिएंसी क्लास में आ रही है उसकी एफिशिएंसी तुम्हें घर पे मिलेगी। फिर जैसे तुम यहाँ पढ़ रहे हो वैसे तुम घर पे पढ़ो। समझ में आई बात? कैसे पढ़ना है? कभी भी नया पढ़ने से पहले पुराना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो नया कुछ काम का नहीं है, जो आज जो पढ़ा रहूँगा कुछ काम का नहीं है वो, ठीक है। अब अपन आज जो पढ़ेंगे वो अच्छे से दिमाग में पहले फिट कर लेंगे, सेट कर लेंगे आज अपन ने क्या क्या पढ़ा। अब तुम कल का तो पूरा बेस बना के आना फिर, ठीक है। ऐसा ना हो कि उसका कल का अपना रह जाए और टॉपिक बिल्कुल कमज़ोर रहे तुम्हारा कि सर यही पार्ट नहीं आता मैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और तुमने एक चीज़ नोटिस करी होगी, हर चैप्टर के एंड वाले में अपन को याद करने में बहुत कमजोरी रहती है। क्यों? क्योंकि अपन शुरू का तो 10 बार रिवाइज कर लेते, फिर अगले चैप्टर में जाके वो एंड वाला पार्ट छूट ही जाता है। ऐसे चैप्टर नंबर 2 में हुआ, ऑडिट प्रोग्राम के बाद से छूट ही है रिविजन, तो पता ही नहीं है उसके बाद क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना। ऐसे अपने वहाँ हुआ SQC1 और SF220 लास्ट में आए, वो पहले आ गए होते अगर तो तुम ऐसे नहीं बोलते मुझे कि सर दिक्कत आ रही है। क्यों नहीं बोलते? याद करने में दिक्कत आ रही है क्योंकि मैं SF220 अगर पहले आता तो मैं कंटिन्यू याद करता उसको तुम्हें, ठीक है। फिर SQC1 पढ़ा था, फिर लास्ट में तुम्हें पढ़ा था वो 210, और फिर आगे कहानियां वो इंटीग्रिटी वगैरह वाली। मगर चक्कर क्या हुआ, लास्ट में कौन सा ऐसे पढ़े तो दिक्कत भी तुम्हें उसमें ही आएगी। हर चीज चैप्टर के लास्ट वाले में दिक्कत आएगी। वो इसलिए आएगी क्योंकि अगले में जाने के बाद पिछले को तो अपन देखते ही नहीं क्या चल रहा है जीवन में। इसलिए मैंने तुम्हें कहा था मैं चैप्टर नंबर 2 का रिवाइज कराऊंगा अब, ठीक। कोशिश करूंगा कल से रिवाइज कराने का, ठीक है। 10 से 15 मिनट का रिवाइज कराऊंगा कल, थोड़ा थोड़ा पार्ट लेके अपन उसको रिवाइज करेंगे अब, ठीक है। चलो दोबारा आते हैं यहाँ पर, अच्छे से पढ़ लेना इसको। फिर डिटर्मिनेशन आया कि भाई बंदा कैसा होता है, वो बंदा वो समझदार होता है, उसके पास रीजनेबल नॉलेज होती है और स्टडी भी रीजनेबल डिसीजन के साथ करेगा, और स्टडी करके ही डिसीजन लेगा, वो भी कौन सा? रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजन। हर चीज रीजनेबल, बंदा भी रीजनेबल, पढ़ाई भी रीजनेबल, और पढ़ने के बाद डिसीजन भी रीजनेबल, क्योंकि उसको सबकी नॉलेज है, 2 चीज़ की नॉलेज है उसको। वो अंडरस्टैंड करता है कि जो भी प्रिपेयर हुआ है, ऑडिट हुआ है, टू द लेवल ऑफ मटेरियलिटी के लेवल पे हुआ है, वो टू द लेवल ऑफ मटेरियलिटी हुआ है वो, ठीक है। जो भी चीज़ हुआ है वो अंडरस्टैंड करता है, ठीक है।
और रिकॉग्नाइज, वो जानता है ये बात, रिकॉग्नाइज करता है वो क्या कि अनसर्टेनिटी इनहेरेंट होती है अमाउंट के एस्टिमेट के अंदर, मैनेजमेंट के जजमेंट के अंदर, फ्यूचर के इवेंट के कंसिडरेशन के अंदर, ठीक है, फ्यूचर इवेंट के कंसिडरेशन के अंदर, ठीक। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी एक ऐसा लेवल सेट करना जो मटेरियलिटी से छोटा है, इससे हम लोग एग्रीगेट वाले रिस्क को कम कर देते हैं, ठीक है। अमाउंट लेस देन मटेरियलिटी, अमाउंट और अमाउंट सेट बाय द ऑर्डर एट लेस देन मटेरियलिटी सेट करना, अमाउंट लेस देन मटेरियलिटी सेट करना, ठीक है। फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल की बात करेगा, नीचे असर्शन की बात करेगा, ठीक है। तो यही लाइन में फॉर द पर्टिकुलर एबीसीडी लिख दो बस, ये पर्टिकुलर एबीसीडी लिख दी यहाँ पर, तो ये सेकंड वो बन गया इसका सेंटेंस, 2 सेंटेंस में ये पैराग्राफ। तो पहला सेंटेंस है फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल और दूसरा है फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांसैक्शन, बस यही छाप दो सेम टू सेम, ठीक है। फिर बाद में क्या बोलता है, सेट कर दिया लोअर लेवल, क्यों सेट किया, टू रिड्यूस टू एन अप्रोप्रिएटली लो लेवल द risk the probability that the aggregate of uncorrected undirected misstatement exceed, इसके रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी दैट एग्रीगेट करें ना अगर अपन अनकरेक्टेड अनडिरेक्टेड को, तो मटेरियलिटी को एक्सीड कर जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी को कम करने के लिए, इसके रिस्क को कम करने के लिए परफॉर्मेंस मटेरियलिटी सेट करते हैं, ठीक है। तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी सेट किया, मटेरियलिटी से लोअर सेट किया, क्यों सेट किया, क्योंकि जो अनकरेक्टेड अनडिरेक्टेड स्टेटमेंट है वो बढ़ते 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 वो एक्सीड कर जाए, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको रिड्यूस करने के लिए, टू रिड्यूस क्या, बस वही बात लिख देंगे, टू प्रोबेबिलिटी ऑफ द अनकरेक्टेड अनडिरेक्टेड एक्सीड मटेरियलिटी। मटेरियलिटी कब डिटरमिन करते हैं दोनों, पीएम और एम, व्हेन एस्टेब्लिशिंग, अपन ये डिटरमिन करते हैं व्हेन प्लानिंग द ऑडिट, ठीक है, एंड द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशिंग, प्लान के अंदर भी इस टाइम पे, स्ट्रेटेजी वाले टाइम में, ठीक है। अब आता है बेंचमार्क, ये बेंचमार्क पर ऊपर आया था, बताया था नीचे पढ़ेंगे अपन, और ऊपर यहाँ आया था पीजे के अंदर, ये पीजे के अंदर आया था कि मटेरियलिटी में पीजे यूज़ करते, पीजे हर जगह यूज़ होगा, मटेरियलिटी में भी करते, ठीक है, और कहीं करते हैं इसके पहले पीजे यूज़, इस चैप्टर में ही इसके पहले कहीं पीजे आया था, इसके पहले और कहीं पीजे आया था, कहाँ पर, अरे इसी चैप्टर में पहले कहीं आया है पीजे, इसी चैप्टर कह रहा हूँ, ये चैप्टर नंबर 3, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच और रूल बेस्ड अप्रोच, इसी चैप्टर में बोला है 10 बार, बोल रहा हूँ इसी चैप्टर में। वेरी गुड, कंबाइंड असेसमेंट में नहीं, वहां तो जब ऑडिटर असेस करेगा तो वो असेस करना जो होता है, कंबाइंड की बात नहीं, कंबाइंड तो अलग टॉपिक है वो, जब असेस करते हैं, रिस्क असेस करते हैं अपन, तो असेसमेंट जो होता है वो मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, पीजे होता है, मैटर ऑफ पीजे होता है वो, ठीक है। तो उसमें होता है, कंबाइंड वाला नहीं है ना टॉपिक, कंबाइंड तो उसके बाद वाला है, वो टॉपिक है कि उसके अगर तुम लोग ये जो रिस्क असेस करोगे ना, उसका वो 2 रिस्क असेसमेंट अपना 2 उस पर डिपेंड करता है, एक तो इंफॉर्मेशन एविडेंस और एक पीजे पे, मैटर ऑफ पीजे है वो, बट रेदर मैटर कैपेबल ऑफ प्रिसाइज असेसमेंट, प्रिसाइज मेजरमेंट, ठीक है। तो रिस्क असेसमेंट पढ़े ना अपन, तो रिस्क असेसमेंट जो होता है वो किसके बेसिस पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन obtained by performing audit procedure necessary for that purpose और evidence obtained, तो उसमें पढ़ते अपन पीजे। अब तो पीजे तो हर जगह लगता है, पहले बता दिया, थ्रू आउट द ऑडिट लगता है, एक्सरसाइज करना होता है, ठीक है। एक बार शक्ल भी देख लो, ये कंबाइंड के पहले ये रहा, असेसमेंट ऑफ रिस्क इज बेस्ड ऑन, रिस्क का असेसमेंट इस पे बेस्ड होता है, 2 चीज़ पे, इंफॉर्मेशन एविडेंस और पीजे, इसमें पढ़े थे अपन लोग। चल वापस आते हैं दोबारा, अब बेंचमार्क पढ़ रहे हैं अपन, तो बेंचमार्क का वर्ड यही आ गया था, कहाँ है अपना मटेरियलिटी, हाँ मटेरियलिटी में ही आ गया था, पीजे जब आया था ये था, पीजे का यूज करके मटेरियलिटी में चूजिंग एप्रोप्रिएट डिटरमिनिंग लेवल ऑफ, तो अब बेंचमार्क कौन सी वाला आ गई देख लेते। अब तुम समझो मटेरियलिटी सेट करने का तरीका क्या होता है ऑडिटर का,
देखो ये बात अपनी पहले भी हो गई थी, मटेरियलिटी कैसे सेट करता है भाई। सेल ले लिया, उस पर परसेंटेज लगा दिया, या नेट प्रॉफिट लेके उस पर कुछ परसेंटेज लगा दिया। तो जिसको अमाउंट को लेकर उस पर परसेंटेज लगाते हैं, वो अमाउंट जो तुमने लिया उसे बेंचमार्क बोल, ठीक है। बेंचमार्क एक स्टैंडर्ड की तरह होता है, स्टैंडर्ड को बेंचमार्क बोलते थे बंद, ठीक है। 12th क्लास के अंदर बिजनेस में तो स्टैंडर्ड मतलब होता था बेंचमार्क, है ना। बेंचमार्क मतलब सारी परफॉर्मेंस कंट्रोलिंग के अंदर स्टैंडर्ड सेट, प्लानिंग में स्टैंडर्ड सेट करते थे, कंट्रोलिंग में परफॉर्मेंस को मेजर करते थे स्टैंडर्ड से, ठीक है। तो स्टैंडर्ड बेंचमार्क की तरह यूज़ करते थे, सारी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा इसके हिसाब से। इसीलिए अब अगर तुम्हें मटेरियलिटी लेवल निकालना है तो तुम सेल ले लो या नेट प्रॉफिट ले लो, जो भी लेना ले लो, उसको इंटू कर दो परसेंटेज से, तो एक लेवल आ जाएगा मटेरियलिटी, ठीक है। जैसे सेल है 10 करोड़ और मैं ले रहा हूं उसका 0.1%, कितना हुआ? 1 लाख, 1 लाख ले लिया। सही है ना? नहीं, एक बच्चा कैलकुलेट करके 10 बोल रहा है। 10 करोड़ का 10% 1 करोड़ होता है, 1% 10 लाख होता है, और 0.1% ये 0.1%, ऐसे लिख दो। सॉरी, तुम्हें पॉइंट नहीं दिखा होगा, 0.1, ठीक है। तो 0.1% 1 लाख आया, ठीक है। तो मैंने मटेरियल लेवल रखा, मैंने एक बिजनेस के लिए जिसके ऑडिट में करने जा रहा हूँ, एक एनडीडी, उसका मटेरियल लेवल क्या रखा? 1 लाख रखा। तो अब ये जो मैंने 10 करोड़ लिया, ये 10 करोड़ मैंने कैसे लिया? ये सेल है। क्या मैं नेट प्रॉफिट ले सकता था? अब चलो मान लो नेट प्रॉफिट 1 करोड़ है, हाँ, इस पे 0.1% लगाऊंगा क्या? कि ज़्यादा लगाना चाहिए या कम लगाना चाहिए? ज़्यादा। चलो इस पे 1% लगा। अब तुम बोलोगे सर संजोग तो देखो आपका 1 लाख ही बैठ रहा है। चलो एक काम करते हैं, अब ये तो अपन लेते 2 करोड़, ठीक है, परसेंटेज लेते 1%, तो ये आया 2 लाख। थोड़ा चेंजेस कर दो, वो संजोग बैठ जाएगा, तो कोइंसिडेंस बैठ जाएगा, है ना। ये 2 लाख हो। अगर मैं प्रॉफिट लेता तो मटेरियल लेवल सेट क्या होता? 2 लाख। मतलब मटेरियलिटी सेट करने के लिए ये भी लेना होता है, ये भी लेना होता है, 2 चीज़ लेनी होती, मल्टीप्लाई होकर तो आ ही जाता है। ये लेना थोड़ी होता है, ये तो कैलकुलेट करके आता है ना। तो मटेरियलिटी कैसे आती है? ये और ये लेकर। तो अब ये और ये कैसे लेना है उसकी बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं परसेंटेज की। पहले बेंचमार्क की बात करें, उसके पहले परसेंटेज की बात कर लेते हैं। परसेंटेज के अंदर क्या होता है? जब अमाउंट बड़ा होगा तो परसेंटेज कम होगी, जब अमाउंट कम होगा तो परसेंटेज, भाई यहां पर भी 0.1 लूँ, यहां पर भी 0.1 लूँ, तुम बेंचमार्क सेल ले रहे हो तो सेल तो प्रॉफिट से ज़्यादा ही होता है नेट प्रॉफिट से। हाँ, नेट प्रॉफिट तो चाय कम पानी होता है, सेल कितना बड़ा अमाउंट होता है। अरे अगर 100 करोड़ की सेल है तो 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट होगा क्या? 100 करोड़ की सेल है तो कितने करोड़ का मान दो नेट प्रॉफिट होगा? 10 करोड़, हाँ 50 करोड़ का मान रहा है भाई मेरा, बहुत अच्छा काम कर रहा होगा तू। 100 करोड़ का सेल है, 50 करोड़ का इसका प्रॉफिट हो रहा है भाई, कुछ ज्यादा ही हो गया। तुम समझ रहे हो 50 करोड़ का प्रॉफिट किसे बोलते हैं? 50 करोड़ का नेट प्रॉफिट किसे बोलते हैं समझते हो तुम लोग? समझो, पहले समझो बात को जो बोल रहे हो। 50 करोड़ का नेट प्रॉफिट बोलने का मतलब है कि 50 करोड़ में माल भी आ रहा है और सारे खर्चे भी आ रहे हैं। माल और सारे खर्चे 50 में आ गए। वाह यार, बढ़िया काम कर, अच्छा काम है, मना नहीं कर रहा, अच्छा काम है, ठीक है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत प्रोडक्ट का बहुत नाम है मार्केट में, तुम बेचो उसको फुल प्राइस बढ़ा बढ़ा के, है ना, एप्पल आईफोन की तरह, ठीक। कपड़ा भी बनाया तो 2000 का कपड़ा बनाया मोबाइल साफ करने के लिए, ठीक, बेचो, कमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो समझ रहे हो तुम क्या कह रहा हूँ? जनरली नेट प्रॉफिट तो कम ही होता है ना। चलो 100 का तुम 50 भी मान रहे हो नेट प्रॉफिट, तो तुम समझो ना बेटा, 100 करोड़ पे जो परसेंटेज लगेगी वही सेम परसेंटेज 50 पे लगाएंगे क्या? उससे कम लगाएंगे ना। तो परसेंटेज का रिश्ता ये होता है कि बेंचमार्क जितना बड़ा परसेंटेज उतनी, ये रिलेशन होता है बेंचमार्क परसेंटेज।
सिर्फ रिलेशन बताया अभी मैंने तुम्हें, ये आगे काम आएगा आगे, अब बार बार नहीं बढ़ाऊंगा इस चीज़ पे। चलो हटा दो इसे। अब बेंचमार्क कहाँ से आएगा यार?